किसी देश की तरक्की के कितने पैमाने होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? आप अलग अलग पैमाने गिनाने लगेंगे। मैंने पूछे कितने होते हैं? 3। पहला है आर्थिक स्थिति, दूसरा है रोजगार और रोजगार के अवसर, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों असल में अगर आप देखें तो आर्थिक स्थिति से ही जाकर जुड़ जाते हैं। अगर देश की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त रहती है तो देश में रोजगार के अवसर बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता है, आम लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ों पर सरकारें जमकर खर्च भी कर सकती है, और इसीलिए हर देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और यही वजह है कि हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न देश की आर्थिक सेहत को लेकर ही रहता है। ये सवाल भी लाजमी है कि भाई रूबिका लियाकत अगर बात करिए आर्थिक स्थिति की तो बता तो दे कि आर्थिक सेहत आज की तारीख में हिंदुस्तान की कैसी है। तो इस सवाल का जवाब है आज की हिंदुस्तान की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त है, शानदार है और हर रोज बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। आज ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी यानी S&P ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, एक और रिपोर्ट पेश की है, और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की GDP 2024 में 6.4% रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसी एजेंसी ने पहले भारत की वृद्धि दर को 6% माना था, लेकिन महज 3 महीने के भीतर S&P ने अपना अनुमान बदल दिया है। इस बदलाव की वजह भी S&P ने बता दी है। S&P ने यह कहा है कि पिछले 2 महीने यानी भारत के त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजार में खरीदारी हुई, सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, उसकी वजह से भारत का विकास दर का जो अनुमान है वो 0.4% तेज रहेगा, और जो विकास दर 3 महीने पहले 6% आंकी गई थी वो बढ़कर अब 0.4 जोड़ दीजिए उसमें तो 6.4% रहेगी। मतलब बाजार में जिस तरह का कैश फ्लो रहा और सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई वो S&P जैसी ग्लोबल एजेंसीज को बेहतर लग रही है। जब S&P जैसी एजेंसियां बेहतर कहती है या किसी की आर्थिक स्थिति का आकलन करती है तो वो महज हवाई आंकड़े नहीं होते हैं, उसके पीछे पूरा एक रिसर्च होता है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ आंकड़े देखकर किसी देश की विकास दर का अनुमान लगा दिया गया। भारत जैसे देश की विकास दर का अनुमान लगाने के लिए S&P जैसी जो संस्था है वो कुछ प्रोसीजर फॉलो करती है, और वो क्या है? 5 स्टैंडर्ड या फिर मानकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला होता है सरकार के कामकाज की क्वालिटी, गुणवत्ता, यानी सरकार आर्थिक विकास के लिए कितना बेहतर अप्रोच रखती है। दूसरी होती है देश की आर्थिक तरक्की का लचीलापन, यानी अर्थव्यवस्था कितने झटके सहन करने को तैयार है। तीसरी होती है पब्लिक फाइनेंस की कंडीशन, यानी बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल संस्थाएं कितना बेहतर काम कर रही है। और फिर आती है बारी विदेश व्यापार में आपके परफॉर्मेंस की, आपका प्रदर्शन कैसा है। फिर 5वां होता है आर्थिक रूप से आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। इन 5 चीजों को मिलाकर एक रेटिंग एजेंसी देश की विकास दर का अनुमान लगाती है। जाहिर है इन 5 कैटेगरी में जो देश एकदम बेहतर नंबर लेकर आएगा, रेटिंग एजेंसी जो है उसी हिसाब से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे रखेगी। इन सबके आकलन में किसी देश या संस्थान का दखल, मैं यहां बता दूं, नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। कोई भी संस्था किसी देश की विकास दर का आकलन जो अर्थशास्त्र में किसी देश के 4 पिलर्स होते हैं उसके आधार पर करती है। इसमें पहला पिलर होता है सरकारी निवेश या सरकारी खर्च, जिसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, चौथा होता है एक्सपोर्ट। ये 4 पिलर्स के आधार पर कुछ पैमाने लिए जाते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, उस देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग किस रफ्तार से चल रही है, उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन किस रफ्तार से हो रहा है, उस देश की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। इन कुछ पैमानों की एवरेजेस लेकर किसी भी देश की विकास दर का आकलन किया जाता है। यानी भारत रेटिंग एजेंसियों को 5 पैमाने पर एकदम बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। रेटिंग एजेंसी इसीलिए 0.4 की वृद्धि कर रही है। तभी दुनिया की तमाम GDP रेटिंग एजेंसियां लगातार भारत के विकास दर के अनुमान को और बेहतर करती जा रही है। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है
कि चीन के गिरने का या उसकी इकोनॉमी के लड़खड़ाने का असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़ेगा। कोई भी रेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को कम नहीं आंक रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले 6% ग्रोथ का अंदाजा लगाया और फिर उसे घटाकर 5.5% कर दिया। सबके सब इसे बढ़ा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ये तो आर्थिक सेहत पर रेटिंग एजेंसियों के अनुमान की मैंने बात की, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री भी भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर कॉन्फिडेंट है और इसीलिए खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि ये देश की प्रगति का सवाल है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसमें सख्त तौर पर इकोनॉमी और आंकड़े हैं, और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं बालाजी श्रीनिवासन। उन्होंने भारत की तरक्की को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रीट्वीट किया, इनफैक्ट कोट ट्वीट किया। इस आर्टिकल में बालाजी एस श्रीनिवासन ने भारत की आर्थिक तरक्की की वजह बताने के लिए 5 पॉइंटर्स रखे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन का जिक्र किया है। सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन, इसका मतलब क्या होता है? वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है, पुनर्जन्म ले रही है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का केंद्र रहा, याद है ना? सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे। यानी उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा करते थे, और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देख रहा है, ग्लोबल साउथ, भारत उनकी आवाज़ बन रहा है। जब आप बगैर किसी लालच के किसी का साथ देंगे या उनकी आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी अपने संसाधनों को खोलेंगे। भारत किसी देश का दोहन करने की बजाय अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके कारण दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। 2 तरीके के निवेशक होते हैं जो किसी भी देश में निवेश करते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में, या किसी फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। वो खाली पूंजी लगाकर और उसके बढ़ने का या उस पर रिटर्न आने का इंतजार करते हैं। दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए, उस देश में आगे ग्रो करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसको दोनों प्रकार के निवेशक किसी भी देश में पैसा लगाने से पहले अवश्य देखते हैं। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ती रफ्तार की दूसरी वजह बताते हैं अंडरडॉग मिलियनेयर। यानी भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है। भारतीय बाजार अभी भी कई मानों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहा है। इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की जो क्षमता है ना, जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डायस्पोरा, यानी भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र में या देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है या बताने में मदद मिलती है। जहां भी भारतीय मूल के लोग होते हैं, वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। भारतीय जो हैं, खासकर जो बाहर रहते हैं, वो लगातार भारत में पैसे भेजते हैं। इससे हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो लगातार बढ़ा है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो भारतीय मूल के लोगों ने 2018 और 19 में 76.4 बिलियन यूएस डॉलर भारत में भेजे। 2019 और 20 में आंकड़ा हुआ लगभग 83 बिलियन यूएस डॉलर। फिर 2020 और 21 और फिर 21 और 22 में इसमें थोड़ी कमी देखी गई। आप जानते हैं वजह क्या है, लेकिन 2022 और 23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं,
वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियां ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी इकॉनमी को फायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तीसरा वो अपने देश को समझते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती है जो हमारी इकॉनमी को फायदा देती है। अब चौथा फैक्टर वो क्या है? वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है इन जोन्स में। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने के लिए आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक उस एरिया को चुन लेता है और वहाँ अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। अब वो बयान जो कुछ देर पहले आप सुन रहे थे उसको दोबारा सुनिए। इट विल बी इन पर्सपेक्टिव नाउ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफ़ी आने की संभावना है क्योंकि SEZ में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है, साथ में ओवरऑल वहाँ एटमॉस्फेयर होता है इंडस्ट्री का, सरकार हर तरह से मदद करती है। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बहुत बढ़िया तरीका है हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमी को तरक्की देने का। अब आप समझे होंगे। अच्छा, इसके साथ यूपीआई जैसे डिजिटल क्रांति जो है वो दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह बनती है क्योंकि इससे ये साफ दिखता है कि भारत नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से अपनाने में आगे है। और पांचवा फैक्टर है इन्वेस्टर्स, नॉट चीयरलीडर्स। बहुत अंतर है इसमें। यानी भारत में जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है जिससे उनका जो प्रोडक्ट है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा भी सकते हैं। भारत में FDI यानी विदेश से होने वाले निवेश के आंकड़ों को अगर आप देखें तो साल 2000 से 2023 तक भारत में 953 बिलियन US$ का निवेश हुआ। इसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन US$ का निवेश आया। यानी 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना अगर की जाए तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया है। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया, फिर सिंगापुर, फिर अमेरिका, फिर नेदरलैंड्स और जापान। और ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। बालाजी एस श्रीनिवासन ही नहीं, देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत की तरफ जो है उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर। अभी मलेशिया ने भी भारत के पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बगैर वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी भारत वो देश है जहां व्यापार के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह देखता है, जहां गला काट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और यही वो फैक्टर है जो भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की बड़ी वजह बनता है। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ते रुतबे पर इतराइए और दुआ और उम्मीद कीजिए कि ये ऐसे ही बदस्तूर जारी रहे। दुनिया भी आज इस ताकत को देख रही है।